Now, in chapter number 3, we have to discuss some mathematical tools. Okay, our very first topic differentiation. तो डिफ्रेंशिएशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा वो हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा. क्लियर है. तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करेंगे. तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कंसिडर करेंगे और ऐसा ग्राफ है. ओके, आप इसका स्लोप फाइंड करो. तो यहाँ पे भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी स्लोप फाइंड कर सकते हो. ओके, कोई भी पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करो तो स्लोप कैसा आएगा, सेम आएगा. ओके, तो स्लोप क्या होगा ध्यान से देखना. स्लोप यानी कि टेन थीटा. क्लियर है. टेन थीटा यानी कि ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय नियरेस्ट साइड. ओके, आप कोई भी ट्रायंगल लोगे, सपोज ए आपने थीटा यहाँ पे कंसिडर किया, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ट्रायंगल हो गया. तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी. तो आप बोलोगे कि सर ए बी डिवाइड बाय नियरेस्ट साइड कौन सी होगी, तो आप बोल दो यहाँ पे सी, तो सी बी. ओके, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप यानी कि टेन थीटा ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय नियरेस्ट साइड. लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट. अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, आप यहाँ पे स्लोप फाइंड करो या फिर यहाँ पे स्लोप फाइंड करो. ओके, कोई भी पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करोगे तो सेम ही आने वाला है. तो स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. क्लियर है. अभी आप इसकी बात करो कि सपोज ग्राफ ऐसा है आपका, एक्स वर्सेस वाई का आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ आपको ऐसा मिलता है. तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना चाहते हो, ओके, इस पॉइंट को आप बोल दो सपोज ए. तो ए पॉइंट पे अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसे टेंजेंट, और टेंजेंट का आप स्लोप फाइंड करो थीटा. क्लियर है. अगर आप इस पॉइंट की बात करो तो ध्यान से देखना, टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहाँ पे. ओके, टेंजेंट यानी क्या होगा, अ लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट. जो पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करना चाहते हो वहाँ से पास होती हुई लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो ए बी पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करना चाहते हो तो स्लोप हो जाएगा थीटा डैश. तो आप देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो स्लोप बढ़ता जाएगा. स्लोप क्या होगा, बढ़ता जाएगा. यहाँ पे थीटा डैश ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा. समझ में आया कि नहीं आया. तो यहाँ पे एट एवरी पॉइंट द स्लोप इज़ वेरिएबल. ओके, सो आप जो यहाँ पे स्लोप फाइंड करते हो ना ऐसे ग्राफ के लिए, क्लियर है, वो होगा स्लोप एट अ पॉइंट. वो क्या हो जाएगा, स्लोप एट अ पॉइंट. क्योंकि दूसरे पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाता है, चेंज होता है. ऐसे ग्राफ के लिए स्लोप इंक्रीज होता जाएगा. ऐसे ग्राफ के लिए स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन अगर ग्राफ ऐसा होगा, देखना ध्यान से, अगर आप एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ ऐसा ड्रॉ करते हो और मैं बोलूँ कि भैया ए पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करो, तो ए पॉइंट पे स्लोप फाइंड करोगे तो टेंजेंट ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे आप स्लोप फाइंड करो. अगर ए पॉइंट पे स्लोप फाइंड करोगे तो थीटा डिक्रीज होगा. तो आप ऐसे जब ग्राफ होता है तो आप जैसे ऊपर जाओगे तो स्लोप डिक्रीज होता जाएगा. ए थीटा डैश. ओके, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन थीटा डैश हो जाएगा. क्लियर है. ओके, तो ये स्लोप हो गया. अभी ध्यान से देखना, मैं एक दो पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ए और बी. अभी डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, डिफ्रेंशिएशन की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ए और बी पॉइंट है. ओके, ये दोनों पॉइंट का मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, स्लोप. तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो. ओके, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आप यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ए पॉइंट को कवर नहीं करेगा. यानी कि ये दोनों पॉइंट का कॉमन स्लोप आप फाइंड नहीं कर सकते. मैं यहाँ पे बोलूँ कि भैया ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट का कॉमन स्लोप फाइंड करो. तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो. लेकिन एक कर्व लाइन होगी ऐसे, तो अगर दो पॉइंट का कॉमन स्लोप फाइंड करना है तो आप नहीं कर सकते. तो इसमें आपको क्या करना है, बी पॉइंट को ए के क्लोज ले जाना है. बी को क्या करना है, ए के क्लोज ले जाना है. ओके, बी पॉइंट अगर यहाँ पे होता, तो ये दोनों पॉइंट के लिए आप कॉमन क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते. समझ में आया कि नहीं आया, कॉमन स्लोप फाइंड कर सकते. यानी कि ये दोनों पॉइंट क्लोज होने चाहिए ऐसे ग्राफ के लिए. समझ में आया कि नहीं, ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए. क्लियर है. अभी मैंने एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ड्रॉ किया है. मैंने क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं उसका कॉमन स्लोप फाइंड करो. तो आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन में आने वाली है, तो इसका आप स्लोप फाइंड कर दो, थीटा. समझ में आया.
तो ऑपोजिट साइड बी सी कंसिडर करो, तो आप टेन थीटा यानी कि स्लॉप, तो स्लॉप क्या होगा, ऑपोजिट साइड क्या होगा बी सी, नियरेस्ट साइड क्या होगा ए सी। ओके, बी सी की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखना, ए वैल्यू में y2 लेता हूँ और ए वैल्यू में y1 लेता हूँ। ओके, तो ए हो जाएगी y2, ए हो जाएगी y1, तो ए वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे y2 माइनस y1, तो ए वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो ए वैल्यू क्या हो जाएगी y2 माइनस y1। ओके, इसको आप x1 कंसीडर कर दो, इसको आप x2 कंसीडर कर दो, तो ए हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, तो ए कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे x2 माइनस x1, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, तो स्लॉप कितना आएगा, तो ऑपोजिट साइड कितनी आ गई y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये पर्टिकुलर ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अभी इस ग्राफ की आप बात करो, ए और बी पॉइंट आपने लिए थे, तो आपने बोला कि सर ए और बी को हम डायरेक्ट टेंजेंट के फॉर्म में कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, बी को ए के करीब ले जाओ, यानी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो इसका कॉमन टेंजेंट आप फाइंड कर सकते हो, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही करीब है। ओके, तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ए जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, वो ए एंड बी बोथ आर वेरी क्लोज। आप इसका स्लॉप फाइंड कर सकते हो थीटा। ओके, तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ओके, ऐसा ग्राफ है, वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की, ए एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट की। ओके, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 नियरेस्ट साइड। लेकिन आप देख सकते हो कि ए एंड बी आर वेरी क्लोज। ओके, ए एंड बी आर वेरी क्लोज, तो आप यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। ओके, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों बहुत ही क्लोज है। ओके, अगर ये सपोज 10 सेंटीमीटर है तो ये 10.01 है। समझ में आया? अगर आप x1 आप 10 लेते हो तो x2 हो जाएगा 10.1, यानी कि 10 ही हो जाएगा अप्रॉक्स। तो आप क्या बोल सकते हो कि भैया x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 आर वेरी स्मॉल। ओके, तो आप जब यहाँ पे स्लॉप फाइंड करोगे, इस केस में ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे कि सर स्लॉप यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन ये तो बहुत ही स्मॉल है। ओके, ये y2 और y1 बहुत ही क्लोज है। समझ में आया कि नहीं? ये x1 और x2 बहुत ही क्लोज है। क्लियर है? तो ये दोनों का जो डिफरेंट होगा वो डिफरेंट बहुत ही स्मॉल होगा। ये जो डिफरेंट है यहाँ पे, ये जो ऑपोजिट वाली वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप स्लॉप फाइंड करना चाहते हो, यहाँ पे ये स्लॉप फाइंड करना चाहते हो, ओके, ध्यान से देखना, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे अगर स्लॉप फाइंड करना चाहते हो तो ये ऑपोजिट साइड हो जाएगी और ये नियरेस्ट साइड हो जाएगी, और ये मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया है, यानी कि ऑपोजिट साइड जो y2 माइनस y1 है और नियरेस्ट साइड जो x2 माइनस x1 है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमें डेरिवेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हमें जो डिफरेंट होगा वो हमें dy के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। dy अ स्मॉल चेंज इन y एक्सिस एंड स्मॉल चेंज इन x एक्सिस। ओके, तो dy अपॉन dx ये वन टाइप ऑफ डेरिवेशन हो गया। ये क्या हो गया? डेरिवेशन। ओके, जब ऐसा बिग चेंज होता है, y1 और y2 के बीच में बहुत डिफरेंट होता है, तो डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब बहुत ही स्मॉल चेंजेस होता है, ओके, स्मॉल चेंजेस के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? डेरिवेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो इसे आप क्या बोल सकते हो? द चेंज इन y कोऑर्डिनेट with respect to x कोऑर्डिनेट। द चेंज इन y with respect to x, ये क्या होगा भैया? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन आपको कब यूज़ करना है? when the change is very small। ओके, तब आप क्या यूज़ कर सकते हो? डेरिवेशन। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? डेरिवेशन। तो ऐसे स्मॉल चेंजेस के लिए हमें क्या यूज़ करेंगे? डेरिवेशन। ओके, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, वो सभी आपको फिजिक्स में यूज़ करना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो इसमें आपको ये सब प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, आप मैथ्स तो अभी सब कुछ पढ़े नहीं हो, मैथ्स वाले जो है स्टूडेंट उसको तो डेरिवेशन आने वाला है। ओके, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है, मैथ्स वाले भी फिर बाद में तो याद ही रखेंगे,
ओके, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो डेरिवेशन है। ओके, ध्यान से देखना। अगर आपने आगे ऐसा पढ़ा कि dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट टू, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। ध्यान से देखना। तो अभी सपोज y की वैल्यू आपको 5 गिवन है, क्या गिवन है 5, यानी कि y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो y और x हो गई, तो y की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ 5, और वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट, y की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही है। ओके, तो जब x की वैल्यू चेंज हो रही है तो विथ रिस्पेक्ट टू x y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी भैया कांस्टेंट। सपोज ए x1 ले लो आप, तो x1 पे y कितना है 5, ए x2 ले लो, तो यहाँ पे भी y 5, तो y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, आप यहाँ पे स्लॉप फाइंड करो तो स्लॉप मिलेगा, थीटा कितना आएगा 0 आएगा। ओके, थीटा कितना आएगा 0। तो आप यहाँ पे इस केस में अगर 5 कांस्टेंट वैल्यू है y की वैल्यू, तो आप टेन थीटा यानी कि आप बोलोगे कि सर स्लॉप, तो स्लॉप तो क्या हो जाएगा 0। अगर स्लॉप 0 हो जाएगा तो dy अपॉन dt भी क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx भी क्या हो जाएगा 0। समझ में आया ना। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू dy अपॉन dx द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y की वैल्यू आप 5 अप्लाई कर दो, तो देखो आप d अपॉन dx y की जगह पे 5 लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा कांस्टेंट, कि भैया x के रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, y की वैल्यू क्या है कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसका डेरिवेशन क्या होगा 0 होगा। तो अभी आपको ऐसा याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म होगी तो उसका डेरिवेशन क्या होगा 0 होगा। ओके, अभी डेरिवेशन का कॉमन इक्वेशन ध्यान से देखना। ए इक्वेशन आपको इनिशियली काम में लेना है, तो ए इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, इसका डेरिवेशन करो। तो मेरे पास इक्वेशन है dy अपॉन dx द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू क्या है भैया x रेस टू n, तो y की जगह पे लिख दो x रेस टू n डिवाइड बाई dx। तो इसका कॉमन इक्वेशन याद रखना पड़ेगा आपको। आप x का डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो जो पावर होगा, पावर यहाँ पे कितना है n, तो पावर को आपको कॉमन लेना है, तो मैंने पावर कॉमन ले लिया, आगे आ जाएगा। ओके, और ये जो पावर है वो डिक्रीज बाय 1 होगा, तो x रेस टू n है तो x रेस टू n माइनस 1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया भैया डेरिवेशन dy अपॉन dx, ये हो गया डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन का इक्वेशन है पहला इक्वेशन जो आपको मेमोराइज करना है। इसको आप डिराइव कर सकते हो लेकिन डेरिवेशन की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये कॉमन इक्वेशन है और इम्पॉर्टेंट। ओके, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n है, यहाँ पे मैंने कॉमन n लिया था, उसकी जगह पे मैंने 3 लिया। ओके, x का पावर कितना लिया 3, तो dy अपॉन dx, y की जगह पे क्या लिख दो आप x रेस टू n, तो y की जगह पे लिख दो x रेस टू n, तो dx रेस टू n डिवाइड बाई dx। क्या करना है, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आ गया, पावर डिक्रीज बाय 1, तो x 3 माइनस 1, तो ये डेरिवेशन हो गया। ओके, 3 तो वैसे ही लिखना है, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया आपका आंसर dy अपॉन dx। ओके, इसका आंसर आ गया इतना। ओके, तो इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। अभी आप देखो कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट यानी कि x रेस टू 1/2 भी आप लिख सकते हो। ओके, इसका आप डेरिवेशन करो, तो dy अपॉन dx डेरिवेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की वैल्यू कितनी है भैया x रेस टू 1/2, तो x रेस टू 1/2 वैल्यू अप्लाई कर दो y की जगह पे। अभी पावर आगे आ जाएगा, तो पावर आगे लिखा है 1/2, पावर डिक्रीज बाय 1, तो x रेस टू 1/2 माइनस 1 कर दो, तो 1/2 तो वैसा का वैसा, x 1/2 माइनस 1, तो x रेस टू माइनस 1/2, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो 1/2 अपॉन x रेस टू 1/2, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, तो dy अपॉन dx, ये हो गया डेरिवेशन का फर्स्ट रील। ओके, अभी आपको ऐसा गिवन है कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेस टू 1/3, ये क्यूब है, क्या है x रेस टू 1/3, तो आप x रेस टू 1/3 ऐसे लिख दो, x रेस टू 1/3 ऊपर जाएगा तो माइनस 1/3 हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू है, तो dy अपॉन dx डेरिवेशन, dy अपॉन dx डेरिवेशन। ओके, y की वैल्यू क्या है भैया x रेस टू माइनस 1/3, तो आप x की वैल्यू अप्लाई कर दो, x रेस टू माइनस 1/3, पावर आगे आ जाएगा, माइनस 1/3 आगे आ गया। फिर क्या करना है डेरिवेशन में, रूल्स क्या था, x रेस टू माइनस 1/3 माइनस 1, पावर डिक्रीज बाय 1, तो माइनस 1 कर दिया हमने, तो माइनस 1/3 वैसा का वैसा, माइनस 1/3
-1 यानी कि -1 -3/3। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करो तो -1/3 x रेज टू -1 -3/3 तो -4/3 कितना हो जाएगा -4/3। तो ये आंसर आ गया आपका। ओके, अभी सपोज आपको y = x⁻1 गिवन है। ओके, 1 ना लिखो तो x ही हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई पावर ना हो तो आप क्या लोगे, 1 ही लेने वाले हो। तो dy/dx, y की जगह पे क्या ले लो x, तो dx/dx, dx कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर। समझ में आया? ओके, अभी सपोज y = 5x³, y = 5x³, तो dy/dx डेरिवेशन करो आप। y की जगह पे क्या लिखो 5x³ अगर कोई कांस्टेंट टर्म आपको गिवन है तो कांस्टेंट को आप आगे ले लो, तो कांस्टेंट मैंने आगे ले लिया। अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो 0 होगा, अकेला कांस्टेंट होगा तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे अकेला कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के साथ x वैल्यू गिवन है। ओके, तो उसमें क्या करना है आपको। ओके, तो 5x² में क्या किया हमने, 5 कांस्टेंट था तो उसे बाहर लेना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा dx³ / dx। तो अभी तो सेम रूल है कि भैया पावर आगे ले जाओ, तो कांस्टेंट टर्म वैसा का वैसा, पावर आगे लाए 3, पावर डिक्रीज बाय 1, 3 - 1, तो 15x² हो जाएगा। ओके, अभी ऐसा है कि y = 5/x, तो कांस्टेंट टर्म इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि या कोई पावर नहीं है तो 1, ऊपर जाएगा तो -1, 5 कांस्टेंट है। ओके, आप dy/dx करोगे तो y की जगह पे आप वैल्यू अप्लाई कर दो 5x⁻1, 5 कांस्टेंट तो उसे बाहर निकाल दो, x⁻1 है तो dx⁻1/dx, पावर डिक्रीज बाय 1 तो x -1 था, डिक्रीज बाय 1 -1 यानी कि -2, तो ये हो जाएगा डेरिवेशन। तो आपको डेरिवेशन में फर्स्ट रूल ये याद रखना है, dy/dx। ओके, वेर y = x⁻n, तो पावर आगे आएगा, पावर डिक्रीज बाय 1, तो यही आपको याद रखना है। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। अभी टोटल 3 एक पार्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा, वो कंटिन्यूस आपको दिखना है। ओके।